हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बुक विस्टास के लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का अध्ययन करेंगे। इस लेसन को टिसानी दोषी के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन का हम अर्थ हिंदी में और कठिन वर्ड की मीनिंग दोनों समझते चलेंगे, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। बीच में से आप स्किप मत करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो आपका लेसन है वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसके जो राइटर हैं वो टिसानी दोषी हैं। तो आइए, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। यानी क्या तुम पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हो, तो इसके लिए अंटार्कटिका सही जगह है जाने के लिए। ओके, अब आपका लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। अर्ली दिस ईयर, मतलब इस वर्ष के शुरू में, आई फाउंड माई सेल्फ एब्रोड ए रशियन रिसर्च वेसल। एबोर्ड का मतलब होता है सवार। मैंने अपने आप को रूसी रिसर्च के जहाज़ पर पाया, और जिसका नाम था द एकेडमिक शोकाल्स्की, और उस जहाज़ का नाम था एकेडमिक शोकाल्स्की। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका, जो सबसे ठंडे और सबसे सूखे या खतरनाक कह सकते हो, और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट यानी हवाओं वाले महाद्वीप की ओर हीडिंग कर रहा था, बढ़ रहा था, और वह था अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इक्वेस्फीयर। आगे जो आपकी लेखिका है वो कहती है कि मेरी जर्नी यानी मेरी यात्रा मद्रास में जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर के 13.9 डिग्री उत्तर की तरफ से शुरू हुई, और मैंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर। 3 बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब 3 समुद्रों को पार करना, और इतनी ही इकोस्फीयर यानी इतनी ही परिस्थिति को पार करना इसमें शामिल था। यानी इतनी चीज़ों को पार करके तब लेखिका आपकी अंटार्कटिका पहुंची। आगे चलते हैं, अगला आप देखें कि बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। आगे लेखिका कहती है कि वास्तव में मैंने अपना कदम अंटार्कटिक महाद्वीप पर रखने तक में यात्रा किया था। किसका? आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप। कहती है कि अंटार्कटिका को पहुंचने के लिए उसने 100 घंटे की यात्रा की, और वह यात्रा उसने कार से, एरोप्लेन से और शिप से किया। ओके, फिर क्या होता है? शो माई फर्स्ट इमोशन। इसलिए मेरा जो पहला इमोशन माने भावना है, आवेग। आवेग जो था वो क्या था? फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, कि जो अंटार्कटिका के सफ़ेद फैलाव, एक्सपेंसिव माने फैलाव, वाइट माने सफ़ेद, सफ़ेद भूदृश्य के फैलाव, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन। अनइंटरप्टेड का मतलब लगातार, अबाधित, और अबाधित इसके नीली हॉरिजन माने क्षैतिज का सामना करना, और फिर चैन की सांस लेना। यानी जब लेखिका वहाँ पहुँच गई तो उसको इतनी प्रॉब्लम का जो उसने सामना किया था ये सब भूल गई, और उसको रिलीफ मिला, और साथ ही साथ फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसी के साथ ही साथ उसको तुरंत बहुत ही आश्चर्य सा भी प्राप्त हुआ। वंडर इट्स इमेंसिटी, आश्चर्य किस बात का हुआ? जो अंटार्कटिका था
उसकी विशालता पर, इट्स आइसोलेशन, इसके एकांतपन पर, आइसोलेशन माने एकांतपन पर, एंड बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। बट मेनली माने मुख्यता, और मुख्य रूप से आश्चर्य उसको ये सोच करके हुआ कि कभी भारत और अंटार्कटिका एक ही जमीन के पार्ट थे, यानी हिस्से थे। आगे बढ़ते हैं, अगला आप पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का भाग है ये अंटार्कटिका, इसका हम अध्ययन करते हैं। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day. ओके, जेंट माने विशाल, और अमालगामेटेड का मतलब बच्चों होता है विशाल कांच का मिला हुआ, यानी इकट्ठा ज्वाइंट मिला हुआ। साउदर्न माने उत्तरी, और सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है 50 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल कांच का मिला हुआ दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना वास्तव में था, सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो कि आज के अंटार्कटिका के पास केंद्रित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीज़ें बिल्कुल भिन्न थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन पर मनुष्य का आगमन नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और मौसम अधिक वार्मर था, गर्म था। फास्टिंग, ये ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना, फास्टिंग का मतलब पालना अपने में, और यह जो है बहुत ही प्रकार की जीवों और वनस्पति जगत को अपने में पाले हुए था। फास्टिंग का मतलब पाले या रिसीव किए हुए था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, यानी 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना खूब, थ्राइव्ड मीन्स फला फूला, खूब फला फूला। ओके, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वेयर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय जब डायनासोर वाइप्ड आउट मीन्स विलुप्त हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स घाट अंडर द वे, और स्तनपायियों का युग आने वाला था। द लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तब ये हमारा जो लैंड मास है यानी जमीन का वह टुकड़ा देशों के रूप में बंटने के लिए बाध्य हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज नो इट टुडे, और पृथ्वी को इस तरह से ढालते हुए जैसा कि आज इसको हम देखते हैं, यानी पृथ्वी को जो शेप आज है उसको हम देखते हैं। जब ये आपका अंटार्कटिका जो गोंडवाना क्षेत्र था, जब ये टूटा तो जो उसके टूटने से देशों का निर्माण हुआ, जो कि आज हम प्रेजेंट डे में देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, यानी आज अंटार्कटिका की यात्रा करने का मतलब क्या है? मतलब है उस इतिहास का अंग बनना। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, और उस स्थान को ग्रेस्प करना, ग्रेस्प माने समझना, देखना, और उस स्थान को देखना जहाँ से हम आए हैं, और शायद हम उसी ओर हीडिंग कर रहे हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से हम आए हैं उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी गोंडवाना से ही हम लोगों की उत्पत्ति हुई थी, जो कि टूटकर देश के रूप में बना था। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डेलियन फोल्ड्स, और इसका इट इज़ टू अंडरस्टैंड, और यह भी समझना है कि कार्डेलियन फोल्ड्स माने सतह, कार्डेलियंस की सतह, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट्स सील्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की ढालों के महत्व को, सिग्निफिकेंस को यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और क्या समझना है? ओजोन को,
कार्बन को, इवोल्यूशन माने उत्पत्ति को, और इवोल्यूशन माने उत्पत्ति या विकास, और एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त होना या विनाश। इन सभी चीज़ों को लेखिका कह रही है, हमें समझना है थ्रू अंटार्कटिका के। नेक्स्ट है व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, यानी जब आप उस सब के बारे में सोचते हैं जो कि 1 मिलियन वर्ष में हो सकता है, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। तो ये माइंड बॉगलिंग का मतलब दिमाग को चकरा देने वाला, तो यह एक प्रकार से दिमाग को झकझोर देने वाला या दिमाग को चकरा देने वाला हो सकता है। इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करिए। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, यानी इंडिया उत्तर की ओर पुश कर रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया की ऊपरी परत की ओर जैम कर रहा है। टू बकल इट्स क्रस्ट, बकल माने होता है तोड़ना, क्रस्ट माने परत, एंड फार्म द हिमालयाज, यानी जो एशिया की ऊपरी परत को ये तोड़ रहा है और हिमालय का निर्माण हो रहा है। इट मीन्स जो साउथ है, साउथ से पुश कर रहा है नॉर्थ की ओर, और बीच में जो आपका एशिया है उससे जैम करता है, टकराता है, और फिर होता क्या है, इससे हिमालय पर्वत जो आपके नॉर्थ में है उसका निर्माण होता है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग अप टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है वह ड्रिफ्ट अप टू ज्वाइन माने तैर करके नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन करने जा रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सरकमपोलर करंट, और क्या है, और एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण करके, कोल्ड सरकमपोलर करंट का मतलब ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण करके ड्रेक रास्ते को खोलते हुए, ओपनिंग ड्रेक पैसेज, ड्रेक रास्ते को खोलते हुए, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज्ड, अंटार्कटिका को बिल्कुल एकदम ठंडा रखे, फ्रीज्ड रखे है, डिसोलेट माने सुनसान अकेले रखे है, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की तली में यानी इंड में उसको स्थापित किए हुए है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ टू वीक्स इन ए प्लेस वेयर 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not for just circulating and metabolic function but also for the imagination। यहाँ आगे लेखिका कहती है कि फॉर सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी मेरे समान जो सूर्य की उपासना करने वाली साउथ इंडियन है, उसके लिए 2 सप्ताह तक उस स्थान पर होना जहाँ पर इस पृथ्वी के टोटल आइस का 90% स्टोर है, और यह इसके लिए बताती है कि मेरे लिए यह एक चिलिंग प्रॉस्पेक्ट है, माने एक जमा देने वाला जो है स्थिति है, जमा देने वाला प्रॉस्पेक्ट है, विचार है। ब्रैकेट में लिखा है जिसका मतलब है न केवल नशे और पाचन क्रिया के लिए बल्कि सोचने के लिए भी, ओके, बट आल्सो फॉर इमेजिनेशन, सोचने के लिए और कल्पना के लिए भी। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ये जेंट पिंग पोंग बॉल, यानी बता रही है कि जो अंटार्कटिका है वहाँ पर चलना एक प्रकार से विशाल पिंग पोंग बॉल में चलने के समान है। ओके, नेक्स्ट बच्चे यहाँ पढ़ेंगे डिवाइड ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है। नो ट्रीज, वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है, कोई बिली बोर्ड्स भी नहीं है, वहाँ विज्ञापन के कोई बिली बोर्ड्स भी नहीं है। बिली बोर्ड्स कहते हैं विज्ञापन के बोर्ड, वहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं है और ना कोई वहाँ पर बिल्डिंग है। ओके, यानी जीवन वहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है। यू लूज, आगे लेखिका कहती है कि यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, वहाँ पर आपको सांसारिक स्वरूप और समय यहाँ पर कुछ नहीं प्रतीत होगा।
वहाँ पर पृथ्वी का कोई सेंस नहीं आपको वहाँ लगेगा और ना समय का ही कोई पता चलेगा कि यहाँ समय कब ख़त्म होता है कब शुरुआत होता है, इसका पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to the blue whales and icebergs as big as countries, the largest recorded at the size of the Belgium। आगे कहती है कि जो वहाँ का विजुअल, वहाँ का जो दृश्य है उसका विस्तार वहाँ सूक्ष्म जीव से, माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है सूक्ष्मतम जीवों से लेकर के विशाल, यानी मिजेट्स एंड माइट्स। मिजेट्स एंड माइट्स का मतलब होता है वहाँ पर छोटे छोटे जीव, यानी जो बहुत छोटे हैं, जैसे कीड़े मकोड़े और दीमक। मिजेज एंड माइट्स का मतलब कीड़े मकोड़े और दीमक से लेकर के ब्लू व्हाइट तक। ब्लू व्हेल यानी विशाल मछली। इस देश या संसार में जो सबसे बड़ी जानवर है वो है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल एक जलीय जीव है, मछली है सबसे बड़ी, यानी वहाँ पर आप सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटे से लेकर बड़े जीव तक देख सकते हैं। और क्या देखेंगे? एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज़, और वहाँ पर आपको आइसबर्ग दिखेंगे, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े इतने बड़े दिखेंगे जितना कि जैसे मानो देश हों। और कह रही है लेखिका कि एक बार तो रिकॉर्ड किया गया आइसबर्ग को और उसका साइज था बेल्जियम देश के बराबर। इसके बाद आगे कह रही है कि डेज गो ऑन एंड ऑन, वहाँ पर दिन चलते ही चलते जाते हैं। इन सो रियल 24 आस्ट्रल समर लाइट, कहती है दिन वहाँ पर अजीब 24 घंटे दक्षिणी सर्दियों की रोशनी में लगातार चलता रहता है, यानी दिन जैसे लगता है मानो वहाँ ख़त्म होने को नहीं है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, यूबिक्विटस साइलेंस का मतलब सदैव बनी रहने वाली शांति वहाँ व्याप्त रहती है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेजनल एवालांच, एवालांच का मतलब हिमस्खलन, और जब कभी कभी हिमस्खलन होता है, बर्फ़ टूटते हैं और काल्विंग बर्फ़ टूटते हैं, या आइस शीट्स, काल्विंग आइस शीट्स माने बर्फ़ के शीट का टूटना से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही ध्वनि या साउंड वहाँ पर है, नहीं तो शांति ही व्याप्त है। और ये चीज़ कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सिक्रेट्स का मतलब पवित्र बनाती है, ये चीज़ उस स्थान को पवित्र बनाती है। कहने का मतलब वहाँ शांति है और किसी भी प्रकार का प्रदूषण या कोई चीज़ नहीं है, इससे वह स्थान वहाँ पर पवित्र बना है। इट इज़ एन इमर्जन, इमर्जन का मतलब होता है प्रकार से धर्म दीक्षा या डूबना या तत्परता। इट इज़ एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ओके, कह रही है कि यह एक तत्परता है जो आपको अपने आप को धरती की भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में रखने के लिए फोर्स करेगी। ओके, एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड, और मानव के लिए यह लक्षण सही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आइए अगली जो हेडिंग है वो है ह्यूमन इम्पैक्ट का। इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं, यानी मानव का प्रभाव, यानी जब मानव वहाँ पहुँचने लगा तब क्या प्रभाव पड़ा, या इस अंटार्कटिका का मानव के जीवन पर क्या इम्पैक्ट है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए paltry 12,000 ईयर्स। जो मानव सभ्यता आया, मानव सभ्यता एक बहुत ही पाल्टी माने सूक्ष्म, यानी 12,000 वर्ष पहले मानव सभ्यता आया। बेरली ए फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो जियोलॉजिकल क्लॉक है यानी भौगोलिक घड़ी है, उस घड़ी के लगभग कुछ सेकंड के बराबर ही ये आपका 12,000 वर्ष है। ओके, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट र्यूकस। और आगे लिखा कहती है कि इस थोड़े से समय में हमने एक बड़ी र्यूकस पैदा कर दी है। र्यूकस माने हलचल पैदा कर दी है। ईचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर,
प्रकृति के ऊपर अपने प्रभाव को मैंने दिखाना शुरू कर दिया है। ओके, अपना प्रभाव ईचिंग माने इंगित करना शुरू कर दिया। ईचिंग माने खुजली भी होता है, इंगित करना शुरू कर दिया है। कैसे? विद आवर विलेज, अपने गांव के माध्यम से, नगर के माध्यम से, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ माने बड़े बड़े नगरों के माध्यम से मैंने अपने प्रभाव को दिखाना शुरू कर दिया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटिंग विद आवर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स हैज़ नाउ रिक्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। आगे कह रही है लिखकर कि द रैपिड का मतलब है तेज, तेज़ी से बढ़ना। पॉपुलेशन हमारी तेज़ी से बढ़ रही है, तो रैपिड मानव पॉपुलेशन में तेज़ी से वृद्धि ने क्या किया है, हमको लेफ्ट अस बैटलिंग विद आवर स्पीसीज, अदर स्पीसीज, जो अन्य जातियां हैं उनके साथ मुझे युद्ध करने के लिए छोड़ दिया है। और किस लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे अन्य स्पीसीज रहेंगी और हम रहेंगे। अपने अस्तित्व और डोमिनेंस के लिए हमने उनके खिलाफ युद्ध छोड़ के रखा है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फसल्स, अनमिटिगेटेड माने लगातार, जो लगातार जल रहे हमारे खनिज ईंधनों ने संसार के चारों ओर क्या कर दिया है, क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी संसार के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रकार से आवरण सा बना दिया है। ब्लैंकेट का मतलब यहाँ आवरण बना दिया है। व्हिच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Contested मतलब जिसमें काफ़ी प्रतियोगिता हो, यानी वातावरण में बदलाव हमारे समय का सबसे गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है, डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। Will the west अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या जो वेस्ट की अंटार्कटिक शीट है क्या पूर्ण रूप से मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट्स बी डिसरप्टेड, क्या हमारा जो गल्फ स्ट्रीम है गर्म जल की धारा को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, क्या जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है उसकी धाराएं डिसरप्टेड हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या इस संसार का अंत हो जाएगा जैसा हम जानते हैं। मे भी और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, दोनों तरह की चीज़ें हैं, हो सकता है नहीं हो सकता, आइदर वे मतलब दोनों तरह की चीज़ें हैं। अंटार्कटिका इज क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, इस डिबेट में अंटार्कटिका एक क्रूशियल माने महत्वपूर्ण एलिमेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। नॉट जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए ही नहीं, इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, केवल इसलिए नहीं कि केवल संसार में यही एकमात्र स्थान है। व्हिच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने कभी भी मानव जाति मानी मानव पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं होने दिया, यानी जहाँ पर के मानव जनसंख्या नहीं रही है। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, और इसलिए तुलनात्मक रूप से ये काफ़ी प्रिस्टाइन बनी हुई है। प्रिस्टाइन माने पवित्र या साफ सुथरा बनी हुई है, क्योंकि मानव पॉपुलेशन वहाँ नहीं पहुँची है इसलिए साफ सुथरा बनी हुई है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, बल्कि इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा है कि बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, इसलिए क्योंकि यह अपने आइस कोर्स में, अपने बर्फ़ के मध्य में, बर्फ़ के अंदर होल्ड किए हुए है क्या, हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन, माने आधे मिलियन वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स को ये अपने अंदर ट्रैप किए हुए है। हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन लेयर ऑफ आइस, इसके आइस लेयर में, बर्फ के परत में आधे मिलियन वर्ष पुराने
कार्बन के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, यदि हम पृथ्वी के पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का अध्ययन करना चाहते हैं और उसका परीक्षण करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों। इस पैराग्राफ से निश्चित रूप से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, तो इस पैराग्राफ को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि लेखिका की जो जर्नी है अंटार्कटिका की, उसका मुख्य उद्देश्य इसी में बताया गया है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शो कॉल्स की, और लेखिका कह रही है कि वह कार्यक्रम जिस पर मैं काम कर रहा था, लेखक के अनुसार ओके, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको एंड ऑफ द वर्ल्ड की ओर ले जाना, यानी अंटार्कटिका की ओर ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको बहुत ही प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, which will help them foster a new understanding, जो उनको एक नई समझ फोस्टर माने अपनाने में हेल्प करेगी, एंड रिस्पेक्ट और प्लेनेट, और हमारे इस प्लेनेट का यानी हमारी इस पृथ्वी का सम्मान करने के लिए प्रेरित करेगी। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और यह हमारे 6 वर्षों के ऑपरेशन से ये चल रहा है। हीडेड बाई कैनाडियन जियोफ ग्रीन, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं कनाडा के एक जिनका नाम है जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड, जो कि सेलिब्रिटीज़ को और रिटायर्ड लोगों को वहाँ कार्टिंग करने ले जाने से थक गए हैं। रिच लोगों को ले जाने से क्यूरियासिटी सीकर्स, और जो लोग क्यूरियासिटी वाले थे, कौतूहलता वाले थे, उनको ले जा कर के थक गए थे वहाँ। हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, जो ग्रीन जी को बदले में कुछ ही चीज़ें रिपे करते थे, कुछ ही पैसा वगैरह इत्यादि देते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑन आइस है ये लेखक को कुछ बहुत, लेखक के अनुसार ये बहुत कुछ जियोफ ग्रीन को देने वाला है। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए फील लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। इसमें आगे जो लेखिका है वो ये कहती है कि जो कार्यक्रम है स्टूडेंट्स ऑन आइस का के द्वारा वह भविष्य के जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि भविष्य के नीति निर्धारकों की जो जनरेशन है, यानी उनकी संतानों को उस उम्र में जीवन को बदलने का अनुभव दे रहा है, कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहा है। जब व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, जब वह ऑब्जर्व माने समाहित करना, जब वह समाहित करने, लर्न माने सीखने और सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए तैयार होंगे। यानी लेखक के अनुसार ग्रीन जो है उनका ये टूर आइस ऑन स्टूडेंट्स यानी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाना, ये उनके माइंड पर काफ़ी अच्छा असर डालेगा, और जब वह फ्यूचर के पॉलिसी मेकर होंगे तो इन वातावरण या पर्यावरण को ध्यान में रख करके नीतियों को बनाएंगे जिन पर हमारे जनरेशन की नींव टिकी रहेगी। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। लेखक कहता है कि जो मेरा प्रोग्राम था वह बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और सक्सेसफुल इसलिए रहा
कि साउथ पोल में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ से प्रभावित बिना आप रह जाएं, ये असंभव सा है। यानी वहाँ जाएंगे तो आप प्रभावित जरूर होंगे। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस क्रीज मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of respective latitude and longitude। यहाँ लेखिका कहती है कि ये हमारे लिए तो बहुत ही इजी है। क्या इट इज़ इजी, यानी ये बहुत ही सरल है हमारे लिए। क्या सरल है कि हम अपने अक्षांशों को, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, यानी हमारे जो अक्षांश हैं और देशांतर हैं जिसके आराम क्षेत्र में हम बैठे हैं, वहाँ से बैठ करके आइस कैप्स को मेल्टिंग होते हुए देखना हमारे लिए बड़ा ही सरल है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप अपनी आँखों से ग्लेशियर्स माने हिमखंडों को रिट्रीटिंग माने पीछे हटते हुए देखेंगे, रिट्रीट माने पीछे हटना देखेंगे, एंड आइस सेल्फ्स कोलैप्सिंग, और आइस की शीट्स को टूटते हुए देखेंगे, यू बिगिन टू रियलाइज, आप ये एहसास करना शुरू कर देंगे क्या, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो वैश्विक गर्मी है उसका डर या उसकी धमकी, उसकी चेतावनी ठीक बहुत ही रियल है, यानी बहुत ही निश्चित है। और इसी वजह से बर्फ़ की जो चट्टानें हैं वह टूट रही हैं। आगे चलते हैं, इसमें आप फिगर देखिए, आप एनिमल प्लेनेट वगैरह आप देखिए तो इन सभी को देखेंगे, सील को देखेंगे, वहाँ आपको तरह तरह की जलीय जीव दिखाई देंगे। ओके, पेंगुइन वहाँ देखेंगे आप। आइए आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ little change in the environment can have big repercussions। take the ओके, यहाँ तक आप देखें। इसके बाद देखें कि अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ आर सिंपल इकोसिस्टम, वहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत ही सिंपल है और वहाँ बायोडाइवर्सिटी की कमी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता की वहाँ पर कमी है के कारण वह स्थान परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए और वो देखने के लिए कि किस तरह से वहाँ पर कैसे थोड़े से पर्यावरणीय बदलावों के कितने बड़े बड़े परिणाम हो सकते हैं। बिग परकुशंस मतलब परिणाम यहाँ होता है कि पर्यावरण में थोड़ा सा परिवर्तन हो और कितने बड़े बड़े परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेज ऑफ द सी that nourish and sustain the entire southern ocean food chain। यहाँ बताता है लेखक क्या कहता है कि टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, वहाँ ये एक प्रकार के आपके ग्रास है, समुद्री घास है, पौधा है, तो वह बहुत छोटा है। तो कह रहे कि जो सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाला जो फाइटोप्लैंक्टन पौधा है, उन घासों को जो समुद्री हैं और इन्हीं पर नरिश होता है, फलता फूलता है, पोषण पाता है और पूरे ही दक्षिणी महासागर की फूड चेन को जो बनाए रखे हुए हैं। यानी ये फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रास है ये वहाँ की पूरे फूड चेन को बनाए रखे हुए हैं। दी सिंगल सेल्स प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू सिमुलेट कार्बन and synthesis organic compounds in that wondrous and most important processes called photosynthesis। आगे लेखक कहता है कि ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, माने एक कोशिकीय वाले हैं और सूर्य की ऊर्जा को अपने में शामिल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसिस करते हैं अन्य कंपाउंड्स के साथ और बड़ी ही विचित्रता के साथ ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं और उन्हीं पौधों के ऊपर वहाँ का जो जीव है, वहाँ का जो लाइफ है वो सस्टेन करता है। साइंटिस्ट वार्न दैट ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर
will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. यहाँ वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं क्या कि अगर और आगे कोई डिप्लेशन माने कमी आ गई ओजोन लेयर में तो इससे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन जो पौधा है इसकी गतिविधियों में ये इसकी गतिविधियों को प्रभावित करेंगे और उसके बदले में क्या होगा कि वहाँ की जो लाइफ है मैरीन का जल में रहने वाले जानवरों का, पक्षियों का या आसपास रहने वाले क्षेत्र की जीवों का ये और वहाँ की जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है इसको ये प्रभावित कर देंगे। इन द पैराबोल फिर आगे बताते हैं क्या, वॉक ऑन द ओशियन। अब लेखिका वहाँ पहुँच गई और उस पर आप ना चलती है। देखिए चली तो लेखिका को या लेखक आपका टीसानी जो आपका राइटर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इफिफेनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.50 डिग्री विथ साउथ। इसमें जो राइटर है वो कहता है कि मेरा जो अंटार्कटिका का अनुभव है वह इस तरह की यादों से भरा हुआ है, परंतु इसमें सबसे बढ़िया कह रही है जो सबसे अच्छा उसका अनुभव रहा वह उस समय की घड़ी का जब अंटार्कटिका घेरे यानी 65.5 डिग्री में घिरा हुआ था। ओके, द सोकाल्स्की, यहाँ से फिर से देख लें। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच इपिफेनीज, इफ मनी मेरा जो अंटार्कटिक का कह रही यात्रा था वह इस तरह की छोटी छोटी इपिफेनीज का मतलब होता है यादें, इपिफेनीज का मतलब यादें, छोटी छोटी यादों से भरा था। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिका सर्किल एट इतना डिग्री साउथ। लेकिन सबसे अच्छा उस समय घटा जब हम अंटार्कटिका के सर्किल से 65.50 डिग्री के साउथ में थे। द सोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. करें जो हमारा सोकाल्स्की था हैड मैनेज टू वेज का मतलब होता है फंसना, जाम में फंसना। ये जो मेरा सोकाल्स्की था वो फंस गया था किसमें, एक मोटे थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस यानी मोटे बर्फ के बीच में फंस गया था, पेनिनसुला और टैडपोल द्वीप के बीच में, जो कि हमको रोक रहा था और आगे जाने से। कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। लेकिन द कैप्टन ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड, कि हम और आगे अब घूमने जा रहे हैं, एंड हेड बैक नॉर्थ और पीछे उत्तर की ओर चले, क्योंकि साउथ की ओर नहीं जा पा रहे थे, साउथ की ओर बढ़ने से रोक रहा था। तो जो कैप्टन था उसने तय किया कि लाओ पीछे नॉर्थ की ओर चले। लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा हम करते कि इसके पहले हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम लोग गैंग प्लैंक भारी जो लकड़ी के तख्ते थे उसके माध्यम से नीचे उतर आवें एंड वॉक ऑन द ओशियन, और जो महासागर है उसी के ऊपर चलें जो बर्फ से पूरा ढका हुआ था। सो देयर वी वर ऑल 25 ऑफ अस, जो राइटर है कहता है हम कुल मिला के 52 लोग थे। किटेड आउट इन द गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, कहें कि मैंने वहाँ के जो गोरटेक्स और बड़े यानी वहाँ गोरटेक्स का मतलब है कि चमकीले कपड़े वगैरह, और ग्लेयर्स माने वहाँ यानी चश्मे जो कि वहाँ उस वातावरण में पहने जाने वाले थे। गोरटेक्स और ग्लेयर्स इन सब किट को पहन करके हम निकले। वॉकिंग ऑन स्टार्क वाइटनेस, एकदम बिल्कुल साफ
सफ़ेदी पर हम लोग चल रहे थे, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, ऐसा लगता था कि वह हमेशा के लिए फैला हुआ है, उसका विस्तार अनंत है। अंडरनीथ अवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर मोटा बर्फ का पैक था। एंड अंडरनीथ दैट, और उस बर्फ के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, उसके नीचे 180 मीटर गहरे भाई लिविंग और एकदम ब्रीदिंग और साल्ट वाटर था, पानी था 180 मीटर गहरा, बहुत ही गहरा था, सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। इसके बाद इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है आसपास, उसके आसपास में, पेरीफेरी मतलब आसपास में क्रैब ईटर्स, क्रैब माने होता है केकड़ा, केकड़ा को खाने वाली सेल्स थी। वेयर स्ट्रेचिंग, वो फैली हुई थी। एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन द आइस फ्लोज, और आइस के टुकड़ों पर वह अपने बैठ करके धूप ले रही थी। मच लाइक स्टे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री, वैसे थी जैसे मानो ये घूमने वाले कुत्ते घूमते हैं और किसी पेड़ के नीचे बैठ करके छाया में आराम करते हैं, ऐसे ये सील बैठी हुई थी। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रिवल्यूशन, ये वहाँ पर एक प्रकार से इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रिवल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। रिवल्यूशन, रिवल्यूशन का मतलब होता है दैवीय प्रकाशन, यह एक दैवीय प्रकाशन से कम नहीं था, हर चीज़ वास्तव में एक दूसरे से जुड़ती ही है। आइए हम अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं आपके इस लेसन का। 9 टाइम, अब लेखक इसमें लेखक जो आपका राइटर है वह इसको कंक्लूड करता है। देखिए, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and many ecospheres. Later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. कहती है 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 महासागर और इतने ही कई जो है वातावरण या इकोस्फीयर। और बाद में मैं अभी भी मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वहाँ पर किस तरह से इस प्लेनेट पर ब्यूटी का बैलेंस बना हुआ है, ब्यूटी का बैलेंस किस तरह से दिखता है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, कैसे होगा अगर अंटार्कटिका एक बार फिर गर्म स्थान हो जाए। दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा कि पहले ये कभी हुआ करता था। जैसे हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या थी, पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंड होती गई। तो अगर फिर ये एक प्रकार से उसी तरह से हो जाए तो क्या होगा। ओके, विल बी अराउंड टू सी इट और वुड बी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर, क्या हम तब यहाँ पर होंगे इस चीज़ को देखने के लिए, अथवा जिस तरह से डायनासोर से यहाँ से चले गए उसी तरह से हम लोग भी चले जाएंगे। ओके, इसके बाद आगे कहता है, लेकिन अभी भी इस संसार को बचाने का आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है। ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, मैं ये कह सकती हूँ कि मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन परंतु एक दिन में कितना फ़र्क पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से यह लेसन आपका ख़त्म हुआ। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।